ये ललन टॉप है और आप हमारी खास कवरेज G20 360 डिग्री देख रहे हैं। इस सीरीज में हम आपका परिचय G20 परिवार के सदस्यों से करा रहे हैं। आज कहानी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों की धरती के नाम से मशहूर देश अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिका नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप पर बसा हुआ है। पूरब और पश्चिम में दोनों तरफ समंदर है। पूरब की तरफ अटलांटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में प्रशांत महासागर पड़ता है। ज़मीनी सीमा इससे कनाडा और मेक्सिको से लगती है। अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है। 48 राज्य एक साथ हैं। 49वां प्रांत हवाई प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, जबकि 50वां प्रांत अलास्का महाद्वीप के उत्तरी छोर पर है, कनाडा के बगल में। अलास्का कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा होता था। 1867 में यूएस ने उसको खरीद लिया था। एरिया के मामले में ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा प्यूर्टो रिको, गुआम और नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स भी अमेरिका का हिस्सा है, हालांकि उन्हें राज्य का दर्जा अभी नहीं मिला है। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 34 करोड़ है। 73% से अधिक लोग ईसाई हैं, बाकी में अलग अलग धर्म आ जाते हैं। राजधानी इसकी वॉशिंगटन डीसी है। हवाई रास्ते से नई दिल्ली से वॉशिंगटन की दूरी 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। कुछ और प्रमुख शहरों के भी नाम आपको बता देते हैं। न्यूयॉर्क है यहाँ पे, लॉस एंजलिस जिसको हॉलीवुड बोल देते हैं हम, लॉस वेगस है, बॉस्टन है और भी शहर हैं। यूएस में इंसानी सभ्यता के निशान कम से कम 15,000 बरस पुराने हैं। बाहरी दुनिया से उनका साबका पहली बार 1492 में पड़ा। एक इतालवी जहाज़ी हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस नाम से। उन्हें एशिया पहुंचने का एक छोटा रास्ता तलाश करने की धुन थी। स्पेन के पूर्वी हिस्से से होते हुए वो जाना चाहते थे। कोलंबस को असल में पहुंचना था हिंदुस्तान और चीन, लेकिन वो पहुंच गए यूएस। इस तरह अमेरिका यूरोप की नज़र में आया पहली बार। कोलंबस ने खोजा नहीं था, बस वो वहाँ पहुँचे थे। फिर और भी कई देश आए। 1565 में स्पेन ने पहली कॉलोनी बसा ली यहाँ पे, सेंट ऑगस्टीन नाम से। इससे अब फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ अमेरिका में पहली कॉलोनी 1607 में बनाई, वर्जीनिया में। 18वीं सदी के मध्य तक अधिकांश इलाकों पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया था, लेकिन वो स्थानीय लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं देना चाहते थे। 1775 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। एक बरस बाद कॉलोनीज ने आज़ादी का कर दिया ऐलान। 1783 में ब्रिटेन ने हार मानी। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन बने यूएस के पहले राष्ट्रपति। जिन अमेरिकियों को जीत मिली वो यूरोप से आकर बसे लोग ही थे। जब हमने स्थानीय कहा तो उसका ये कॉन्टेक्स्ट है। जो काले लोग थे, इन्हें हम अश्वेत नहीं कहते हैं क्योंकि वो खुद को ब्लैक्स खुद ही कहते हैं, अश्वेत, नॉन वाइट्स नहीं, ब्लैक्स। काले लोगों को आज़ादी नहीं मिली क्योंकि गुलामी की प्रथा जारी रही। आदिवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा गया, उनके लिए भी इस आज़ादी के मायने अधूरे रहे बहुत लंबे समय तक। 19वीं सदी में यूएस ने तेज़ी से तरक्की की। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों में हिस्सा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का दम तो टूट गया था क्योंकि वहाँ लड़ाई हुई। यूरोप ने बेहिसाब बर्बादी झेली थी इस लड़ाई में, और इसके बरक्स पर्ल हार्बर को छोड़ दिया जाए तो अमेरिकी ज़मीन पर कोई हमला नहीं हुआ था। उसकी फैक्ट्रीज बच गई थी, उनके संस्थान जो सारे थे वो सुरक्षित थे। विश्व युद्ध के बाद वो महाशक्ति बनकर उभर गए इसीलिए, और यूएस ने पूरी दुनिया को अपने पाले में खींचने की भरसक कोशिश की। फिर उसे सोवियत संघ से चुनौती मिलने लगी। ये चुनौती कोल्ड वॉर में बदली। 1991 में सोवियत संघ का आखिरकार विघटन हो गया और उसके बाद अमेरिका इकलौती महाशक्ति बनकर रह गया। आज के समय में रूस और चीन उसे चुनौती देने की कोशिश करते रहते हैं। इस पूरे दौर में राजनेता आते गए और राजनीति भी चलती रही, लेकिन अमेरिका को अवसर की ज़मीन क्यों कहा जाता है? आपने फिल्मों में सुना भी होगा द ग्रेट अमेरिकन स्टोरी। असल में ये एक रूपक है अमेरिका के इतिहास और आदर्शों का। अमेरिका की यात्रा का पूंजीवाद से गहरा संबंध है। वॉल स्ट्रीट वहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए एक पूंजीवादी देश है और पूंजीवाद ने देश के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका भी निभाई है। पूंजीवाद के साथ यूएस में पर्याप्त उदारवाद भी है, इसलिए अमेरिका को प्रगति और अवसर की कहानियों के साथ नत्थी करके देखा जाता है। ऐसी ही एक और कहावत है, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। ये भी एक विश्वास है कि कोई कभी भी कहीं से भी आता हो, अमेरिका में उसके पास सफल होने के पर्याप्त मौके होंगे। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा चलने वाली करेंसी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक जीडीपी का साइज है 26.85 ट्रिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में लगभग 2,228 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय यहाँ के लगभग 67 लाख रुपए है, भारत से तकरीबन 32 गुना ज़्यादा। साल 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार हुआ 10 लाख करोड़ का।
भारत ने मोती, कीमती पत्थर, सिक्के और धातुएं, दवाइयां, मशीनरी और बॉयलर मिलाकर कुल 6,49,000 करोड़ का सामान बेचा। भारत ने मिनरल फ्यूल, एयरक्राफ्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह मिलाकर कुल 4,16,000 करोड़ का सामान खरीदा। सिंपल मैथ से पता चलता है कि हमने अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचा और ख़रीदा कम, तो हुआ फ़ायदा जिसे हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस। ये फ़ायदा था कुल 2,33,000 करोड़ रुपए का एक साल में। सामरिक रिश्तों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर। कोल्ड वॉर का ज़माना था वो। उन्होंने यूएस या सोवियत संघ के दबाव में आने से मना किया। आगे चलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नाम की नींव रख दी और इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ा, इंडिया और यूएस के। अमेरिका ने भारत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी। इस बीच अक्टूबर 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे गए और फिर दिसंबर 1949 में भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने ड्वाइट डी आइजनहावर। माने संबंध टू एंड फ्रो रहे। तब से अब तक 7 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं। इस कड़ी में 8वें हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। बतौर राष्ट्रपति उनकी ये पहली यात्रा है हिंदुस्तान की। जब वो G20 के लिए भारत आ रहे थे तब का आंकड़ा। दूसरा बड़ा दौरा आता है नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के ज़माने में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटाया था। 1971 की जंग से पहले जो रनअप था, जब हम जा के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान में किस तरह का जुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज़ पे और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वरना भारत के लिए स्थिति दिक्कत वाली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे थे और हमारे पास अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पहले से थी। लेकिन यूएस ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश नहीं की। इंदिरा के दौर में ही पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ और यूएस के विरोध के बावजूद भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने के चलते दोनों देशों में तलखी कुछ बढ़ गई। इंदिरा गांधी के हार जाने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती कुछ बढ़ाई। मोरारजी के बाद 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यूएस गए, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मिले और इसी दौर में उन्होंने कांग्रेस के जॉइंट सेशन में भाषण दिया था, उसे एड्रेस किया था। राजीव भी यूएस से दोस्ती के पक्ष में रहे। नरसिम्हा राव के वक्त में ये संबंध और बेहतर हो गए, स्पेशली इसलिए क्योंकि 1991 के बाद उदारीकरण हो गया था। भारत का मार्केट दुनिया के लिए खुल गया था और दुनिया की सबसे बड़ी दुकान उस जमाने में यूएस थी। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की संभावनाएं खुलने लगी। वाजपेयी के दौर में भारत ने पोखरण में फिर परमाणु परीक्षण कर दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी यूएस ने सैंक्शंस लगवाए, खुद भी लगाए। इस सब के बीच बिल क्लिंटन इंडिया आए। उन्होंने भारत पर लगाए प्रतिबंधों में ढील देने का भरोसा दिया। 9/11 के हमले के बाद भारत ने अमेरिका को वॉर ऑन टेरर में सहयोग देने की बात कही। इसके तुरंत बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार आई और उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों में और ढील दी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक बहुत अच्छा दौर आया। न्यूक्लियर डील का मसौदा तैयार हुआ। इसके तहत भारत ने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अलग करने पर सहमति दे दी। सिविल फैसिलिटीज़ जो हमारी हैं वो IAEA की निगरानी में आ गई। अमेरिकी संसद ने अक्टूबर 2008 में इस पर मोहर लगाई। यहाँ से भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ ही होते गए। नवंबर 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तब मारे गए 166 लोगों में 6 यूएस सिटीजन्स भी थे। तब इस हमले की जांच दोनों देशों ने साथ मिलकर की थी। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार यूएस जा चुके हैं। इनके कार्यकाल में भी इंडो यूएस जो रिलेशंस हैं खूब आगे बढ़े हैं। जून 2023 में पीएम मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया गया। वो तीसरे हिंदुस्तानी नेता हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। सबसे पहले 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उनके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय दौरे पर न्योता दिया गया था। स्टेट विजिट उनकी भी हुई थी। अमेरिका एक संघीय गणराज्य है, फेडरल रिपब्लिक, यानी एक केंद्र सरकार है और 50 राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। सरकार का नेतृत्व करता है राष्ट्रपति, जिसे हर 4 साल में जनता चुनती है डायरेक्ट वोट से। इसलिए राष्ट्रपति बहुत ताकतवर होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। संसद के 2 सदन हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेट में कुल 100 सदस्य हैं, हर राज्य से 2। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य होते हैं, जिन्हें हर 2 साल में जनता चुनती है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 न्यायाधीश होते हैं यहाँ के, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और सेनेट पुष्टि करती है और वो रहते हैं जजेस फॉर लाइफ। अमेरिका का राजनीतिक ढांचा संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। राष्ट्रपति कांग्रेस से पारित कानूनों पर वीटो कर सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के पास 2/3 बहुमत हो तो वो वीटो रद्द भी कर सकते हैं।
अगर कांग्रेस या राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून असंवैधानिक पाए जाएं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें रद्द कर सकता है। माने तीनों एक दूसरे के तड़ पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल जो बाइडेन हैं। जो बाइडेन 2021 से अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में 2009 से 17 तक उपराष्ट्रपति थे। अब उनके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है पूरा नाम। 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन में जन्म हुआ, न्यूयॉर्क के पास है। पिता एक कार सेल्समैन थे और मां इनकी होममेकर थी। डेलावेयर विश्वविद्यालय और सिराक्यूज लॉ स्कूल से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। लॉ करने के बाद ही बाइडेन पॉलिटिक्स में आ गए। 1972 में न्यू कैसल काउंटी काउंसिल से चुने गए। फिर 1973 में अमेरिका की सीनेट के लिए चुन लिए गए। 36 वर्षों तक सीनेट में रहे। न्यायपालिका समिति और विदेशी संबंध समिति के सदस्य भी रहे। साल 1987 से 1995 तक सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष रहे। 1988 में बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, लेकिन उन पर नकल के आरोप लगे, प्लेजरिज्म के, और उन्होंने नामांकन वापस लिया। 2008 में फिर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और बराक ओबामा के तहत उपराष्ट्रपति चुने गए। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। उनकी राजनीति को लेफ्ट ऑफ सेंटर माना जाता है। बाइडेन की राजनीतिक स्थिति समय के साथ विकसित होती गई है, बदली है, लेकिन उन्होंने लगातार उन नीतियों की वकालत की है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हों, जो डेमोक्रेट वैल्यूज़ हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से बाइडेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी और हिजरत पर कई प्रमुख कानून बनाए हैं। जलवायु संकट से निपटने, पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने और अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त करने के लिए भी कदम उठाए। हालांकि सफलताओं के साथ उनकी आलोचनाएं भी हैं। उनके आलोचकों का तर्क है कि उन्होंने जीवन यापन की बढ़ती कीमत, मुद्रास्फीति यानी महंगाई और अपराध के संदर्भ में पर्याप्त काम नहीं किया। अफगानिस्तान से वापसी के उनके प्रबंधन की भी खूब आलोचना की जाती है कि इतना कियोटिक एग्जिट यूएस का आपके चलते हुआ। वाम और दक्षिण दोनों ओर से आलोचना का सामना इनको करना पड़ता है, लेकिन वो अपने एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो उनके बकौल है न्यायसंगत यूएस बनाना, अ जस्ट कंट्री। चलते चलते कुछ फैक्ट्स भी। अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा इसके पास है। दुनिया की सबसे बड़ी झील 31,000 से भी ज़्यादा वर्गमील में फैली लेक सुपीरियर यहीं पे है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक मिसिसिपी नदी प्रणाली भी यहीं पे है। अमेरिका में रहने वाले 35 करोड़ से ज़्यादा लोग 300 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट रखता है और साथ ही विश्व की सबसे ताकतवर फौज भी। संयुक्त राष्ट्र, नेटो और विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थानों का संस्थापक रहा है अमेरिका। पर्यटक आकर्षण तो यहाँ पे है ही। हर साल 8 करोड़ से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यूएस जाते हैं। इनमें कई दुनिया में प्रसिद्ध स्थल हैं, जिनमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाइट हाउस और गोल्डन गेट ब्रिज वगैरह शामिल हैं। नियाग्रा फॉल्स आप जाते हैं, कनाडा से भी देखने जा सकते हैं, यूएस से भी बॉर्डर है। तो ये था हमारी G20 वर्ल्ड लीडर समिट की 360 डिग्री कवरेज का यूएस वाला एपिसोड। इसे हमारे साथी सोम ने लिखा और विजय ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।